नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीत सर ट्रिक्स में स्वागत है। इस वीडियो में हम डेली करेंट अफेयर्स के प्रश्नों के साथ साथ स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस प्रतिष्ठित भारतीय बैंक को रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2024 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, HDFC बैंक। इसका सही आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से भारतीय रिजर्व बैंक को सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड सेंट्रल बैंकिंग लंदन यूनाइटेड किंगडम के द्वारा प्रदान किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना अप्रैल 1935 में की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है, जबकि इसके वर्तमान गवर्नर जो हैं शक्तिकांत दास हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का जो प्रमुख कार्य है, मौद्रिक नीति बनाता है, देश में मुद्रा आपूर्ति और ऋण को नियंत्रित करता है, सरकार के लिए बैंकर का काम करता है और बैंकों का भी बैंकर है ये। RBI का लेखा वर्ष अप्रैल से मार्च तक है। 15 से 16 जून 2024 को यूक्रेन के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, इटली, नॉर्वे, ब्राज़ील। इसका सही आंसर है स्विट्जरलैंड। यूक्रेन में शांति पर शिखर सम्मेलन 15 से 16 जून को स्विट्जरलैंड के बर्गन स्टॉक शहर में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता स्विट्जरलैंड ने की और इस सम्मेलन में भारत का जो प्रतिनिधित्व किए वो विदेश मंत्रालय में जो सचिव हैं पवन कपूर ने इसका प्रतिनिधित्व किया था इस सम्मेलन में। इस सम्मेलन में भारत सहित सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मेक्सिको और संयुक्त अरब अमीरात, इन देशों ने जो अंतिम घोषणा पत्र था उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। यूक्रेन की राजधानी याद रखिएगा क्यू है, जबकि यूक्रेन की मुद्रा जो है यूक्रेन रिवनिया है और यहाँ यूक्रेन के वर्तमान राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कितनी फसलें शामिल की जाती हैं? 12, 17, 22, 25। तो इसका सही आंसर है 22 फसलों को शामिल किया जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा घोषित वह मूल्य दर है जिस पर किसान अपनी फसल को बेचते हैं। यह 22 फसलों के लिए घोषित की जाती है, जिसमें से 14 खरीफ की फसलें हैं, 6 रबी की फसलें हैं और 2 वाणिज्यिक फसलें शामिल हैं। MSP की सिफारिश याद रखिएगा कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा किया जाता है, जबकि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति इस पर अंतिम निर्णय लेती है। हाल ही में किसने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन है चौना मेन, N चंद्रबाबू नायडू, पेमा खांडू, मोहन चरण मांझी। तो सही आंसर है पेमा खांडू। चौना मेन अरुणाचल प्रदेश के डिप्टी CM हैं, ये भी याद रखिएगा, जबकि N चंद्रबाबू नायडू ये आंध्र प्रदेश के CM हैं और मोहन चरण मांझी जो हैं उड़ीसा के CM हैं। उड़ीसा के वर्तमान CM मोहन चरण मांझी हैं। हाल ही में वैश्विक पर्यावरण सुविधा परिषद की बैठक में पर्यावरण संरक्षण के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? $100 मिलियन, $640 मिलियन, $465.6 मिलियन, $736.4 मिलियन। तो इसका सही आंसर है D, $736.4 मिलियन। 17 जून 2024 को वैश्विक सुविधा परिषद की बैठक का आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन DC में किया गया, ये भी याद रखिएगा। इसमें पर्यावरण संरक्षण के लिए $736.4 मिलियन राशि आवंटित की गई। वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF की जो स्थापना हुई 1992 में रियो अर्थ समिट के अवसर पे किया गया था। इसमें भारत सहित कुल 184 सदस्य देश हैं और इसका सचिवालय जो है वाशिंगटन DC में है। हाल ही में PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत कितनी धनराशि आवंटित की गई है? ऑप्शन है 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़, 15,000 करोड़। तो इसका सही आंसर है 20,000 करोड़। PM किसान सम्मान निधि की शुरुआत 2019 में की गई थी और इसका उद्देश्य था सभी छोटे और सीमांत किसानों को आय सहायता प्रदान करना था। वित्तीय सहायता जो है हर साल किसानों को कितना दिया जाता है? जो पात्र किसान है 6,000 रुपये दिया जाता है, जो 3 किस्तों में दिया जाता है, 2-2 हज़ार रुपये की 3 समान किस्तों में प्रदान किया जाता है और इससे करीब 9.26 करोड़ किसानों को लाभ प्राप्त होता है। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य को किस एक जंतु के पर्यावास के रूप में विकसित किया जा रहा है? ऑप्शन है हाथी, बाघ, चीता, मगरमच्छ। तो इसका सही आंसर है चीता।
गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य को चीता के प्रवास के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह अभयारण्य मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर स्थित है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर स्थित है। इस अभयारण्य से चंबल नदी भी इसी अभयारण्य से होकर बहती है। चीता दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला स्तनपायी है और यह 1992 से ही भारत में विलुप्त हो गया था। विलुप्त घोषित कर दिया गया भारत में कब? 1952 में, सॉरी 52 में, 92 नहीं, 1952 में इसको विलुप्त कर दिया गया था। प्रोजेक्ट चीता 2022 में शुरू किया गया था। हाल ही में भारत की मगरमच्छ संरक्षण परियोजना ने 50 वर्ष पूरे कर लिए। यह परियोजना कब शुरू की गई थी? ऑप्शन है 1975, 2001, 1999, 2005। तो इसका सही आंसर है 1975। भारत में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना 1975 में उड़ीसा के भीतरकनिका नेशनल पार्क में शुरू की गई। याद रखिएगा, भीतरकनिका पार्क कहाँ पे है? उड़ीसा में है। यहीं पे पहली बार शुरू की गई थी। 17 जून को विश्व मगरमच्छ दिवस भी मनाया जाता है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है और पहला कौन है? सुंदरबन, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। हाल ही में किस भारतीय को दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है श्रीनिवास आर कुलकर्णी, प्रभा वर्मा, विनोद गनात्रा, अजीत कुमार के। तो सही आंसर है विनोद गनात्रा। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से विनोद गनात्रा को सम्मानित किया गया है। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे, याद रखिएगा। और इनकी कथा है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये भी याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो दो विदेशी व्यक्ति हैं, विदेशी व्यक्ति दो हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। पहले तो कौन है? नेल्सन मंडेला हैं और दूसरे खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको भी याद रखिए, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो ये दो व्यक्ति हैं, दो विदेशी व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा घोड़बंदर का किला किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। घोड़बंदर का किला महाराष्ट्र के थाड़े के घोड़बंदर गांव में स्थित है और यह उल्लास नदी के तट पर स्थित है। इस किले को पुर्तगालियों ने बनाया था। वर्तमान डाकघर अधिनियम 2023 किस तिथि को लोकसभा में पारित किया गया था? तो इसका ऑप्शन है 4 दिसंबर 2023, 18 दिसंबर 2023, 24 दिसंबर 2023 या 18 जून 2024। तो इसका सही आंसर है 18 दिसंबर 2023। इसको राज्यसभा से पारित किया गया। राज्यसभा में कब पारित किया गया था? 4 दिसंबर को, लोकसभा में 18 दिसंबर को और राष्ट्रपति ने 24 दिसंबर को स्वीकृति प्रदान की थी। 18 जून से यह लागू हो गया है। 18 जून 2024 से यह अधिनियम लागू हो गया है। डाकघर अधिनियम 2023 भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 की जगह लागू किया गया है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और इसमें जो मुख्य प्रावधान है वो क्या क्या है? तो जो डाक सेवाओं के महानिदेशक हैं अब उनको प्रमुख नियुक्त कर दिया गया है भारतीय डाक का, और इनके पास विशेष शक्तियां दी गई हैं, जैसे शुल्क लगाने की शक्ति है, डाक टिकटों की आपूर्ति और बिक्री की शक्ति इन्हीं के पास है, और जो कुछ नियम बनाने हैं सब महानिदेशक के पास ये सारी शक्तियाँ होंगी। जो संदिग्ध पार्सल भेजे जाते थे पहले, जैसे देश की सुरक्षा संबंधित या राष्ट्रों के साथ महत्वपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था आदि से, अब केंद्र सरकार उस पर रोक लगा सकती है। डाकघर अपने प्रदत्त सेवाओं के लिए जवाबदेह नहीं होगा। अब इस अधिनियम में कहा गया कि अब कोई जवाबदेही नहीं होगी, यानी कि इस किसी प्रकार के अपराध या दंड का इसमें प्रावधान नहीं किया गया है। डाकघर अधिकारी द्वारा किसी पार्सल को अनाधिकृत रूप से खोलना अपराध नहीं माना जाएगा, ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। भारत में पहला डाकघर 1727 ईस्वी में कोलकाता में खोला गया था। विश्व सिकल सेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 7 जून, 21 जून, 19 जून, 20 जून। तो इसका सही आंसर है 19 जून को मनाया जाता है। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है 20 जून को, जबकि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और 7 जून को विश्व खाद्य दिवस, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। विश्व सिकल सेल दिवस हर साल 19 जून को मनाया जाता है। और 2024 की जो थीम थी, होप थ्रू प्रोग्रेस एडवांसिंग केयर ग्लोबली। सिकल सेल एक आनुवांशिक रोग है और इस रोग में आरबीसी के आकार में परिवर्तन हो जाता है।
जो सामान्य आरबीसी होता है उसका आकार कैसा होता है, गोल आकार होता है, गोलाकार होता है, और वो परिवर्तित होकर अर्धचंद्राकार यानी हंसुए के आकार का, सिकल के आकार का हो जाता है, इसीलिए इसको सिकल सेल रोग कहा जाता है। भारत सरकार ने सिकल सेल रोग को 2047 तक समाप्त करने का लक्ष्य बनाया है। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, जयपुर। तो इसका सही आंसर है नई दिल्ली। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना 2018 में की गई थी। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 132(1) के तहत की गई थी। जो इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है और इसमें अधिकतम सदस्य होते हैं, उनकी संख्या 15 होती है। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य भारत में सभी प्रकार की कॉर्पोरेट वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता में निरंतर सुधार करना है। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।